So, continuing on, इसके जो इंट्रोडिक ब्रोन पंप है उसकी मैकेनिक्स तो आपको समझ आ गई है. So let's now go over the indications. Now it will be very easy to understand what is intra-aortic balloon pump indicated for. So one of the indications is, and ये एक बहुत common और most beneficial reason है, वो है कि when somebody has a refractory uh, myocardial infarction या myocardial ischemia. So it's used as a bridge to a more definitive treatment. वो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो रिवैस्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट हो सकती है कि जो है पेशेंट उसको एम हुआ है और पेशेंट इज़ वेरी अनस्टेबल, तो आप जो डिमांड और सप्लाई है उसका मैच कर रहे हैं एंड उसके बाद यू आर गोइंग टू अंडरटेक अ रिवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर जो कि पेशेंट की हीमोडायनामिक्स को देखते हुए अभी इमीडिएटली अंडरटेक नहीं किया जा सकता, तो यू यूज़ है इंट्रायोटिक बलून पंप. ओके. और सेकेंडली ये इट कैन बी यूज एज अ ब्रिज टू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. तो एक ब्रिज है टू रिवैस्कुलराइजेशन एंड सेकेंड इट कैन बी यूज एज अ ब्रिज टू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. तो अगर एक हार्ट ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट का इमिनेंट है बट जो जो भी मतलब उसके डोनर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डोनर की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है और फ्यूचर में होगी, या डोनर अवेलेबल है और थोड़ा टाइम लगेगा कि उसके ऑर्गन्स को पेशेंट की एक्सेस तक पहुंचाया जाए, वो किसी और शहर में है फॉर एग्जांपल या किसी और मुल्क में, तो आप उस पेशेंट को फॉर द टाइम बिंग यू कैन यूज़ इंट्रायोटिक बलून पंप ताकि डिमांड सप्लाई का मैच हो अनटिल सच टाइम कि वो जो ट्रांसप्लांट जो डोनर ऑर्गन है वो अवेलेबल हो जाए. दैट्स वन इंडिकेशन. जो उसकी सेकेंड इंडिकेशन है वो है कि व्हेन अ वेरी हाई रिस्क PCI इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. तो एक पेशेंट है जिसकी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वेसल्स हैं, या तो उस पेशेंट को कोई ना कोई ऑब्वियसली रिफ्रैक्टरी एम हुआ था, या फिर उसकी जो वेसल्स हैं दे आर वेरी हाई रिस्क, और उस पेशेंट को ड्यूरिंग PCI कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो इसमें जो इंट्रायोटिक बलून पंप है वो पेशेंट को इस्कीमिया की बर्दाश्त करने की जो थ्रेश होल्ड है उसका ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज अब उसकी आपने डिमांड सप्लाई का मैच को कॉज कर रहे हैं. तो नाउ शायद वो इस्कीमिक इंसल्ट को बर्दाश्त करते ड्यूरिंग द प्रोसीजर वर्सेस कि अगर उसको ना डाला जाए इंट्रायोटिक बलून पंप. सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न इज़ सेकेंड इंडिकेशन. तो थर्ड इंडिकेशन इज़ कि एक पेशेंट है जिसको कोई ना कोई मेलिग्नेंट किस्म के वेंट्रिकुलर रिदमियास चल रहे हैं, एंड वो रिदमियास जो हैं वो जो है वो इस्केमिक इन नेचर है. तो अगेन क्योंकि द रीज़न वॉज इस्कीमिया जिसके से रिदमियास चल रहे थे, सो टू डू इज़ कि आप उसको डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करते हो ताकि जो इस्कीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो. सेकेंडली होता है कि जो रिदमिया उसमें अगेन रिदमिया की वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, तो जितनी भी कार्डिक आउटपुट अवेलेबल है कम अज़ कम उसकी डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन हो रही हो और कोरोनरी की परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज़ हो. ठीक है, तो उसमें एज सपोर्ट यूज़ होता है. ओके. उसके अलावा इट कैन बी यूज्ड एज, एंड ये जो चौथी इंडिकेशन है ये बड़ी कॉमन होती है हमारे सेटिंग्स में, होती है कि व्हेन यू आर वीनिंग अ हाई रिस्क कैबेज पेशेंट फ्रॉम बाईपास. तो आप जब भी बाईपास से वीन कर रहे हैं उसमें पेशेंट है लाइक लेट्स से कि जो पेशेंट है उसकी लो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन थी, तो ऐसे पेशेंट्स में यू डू नीड वीनिंग से पहले यू कैन अटेम्प्ट मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस, एंड वन ऑफ दैट जो है जो कि एम्प्लॉय होती है वो इंट्रायोटिक बलून पंप होती है. इट्स वेरी सक्सेसफुली यूज्ड इन दैट सेटिंग. जो फिफ्थ इंडिकेशन है वो कंट्रोवर्शियल है, और वो सिर्फ USA में उसकी इंडिकेशन है यूज़ होना, वो UK में नहीं है, और वो है कि पेशेंट इन कार्डियोजेनिक शॉक.
तो कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट या हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है उसमें जो उसको एक्यूट जो डिकम्पनसेशन हुई है उसको एक्यूट फेज से निकालने के लिए इंट्रायोटिक पंप को यूज़ किया जाता है। और जो ये इंडिकेशन है, ये कुछ स्टडीज़ इसको कहती हैं कि दे डोंट प्रूव कि इसका कोई इसके बेनिफिट्स जो हैं वो इसके रिस्क को आउटवे करते हैं। तो डेफिनेटिवली विदाउट एनी डाउट किसी भी स्टडी ने स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं दिया, बट स्टिल इट्स यूज्ड इन यूएस फॉर दिस, बट नॉट इन अदर कंट्रीज़। तो ये होगी इंडिकेशंस। सेकेंडली इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस इनएविटेबली जो है ना, they are linked to the mechanics of intra-aortic balloon pump, as you will see. So number one contraindication, absolute contraindication, is the aortic insufficiency, yeah, aortic regurgitation. So why don't you use intra-aortic balloon pump कि अगर पेशेंट को AR या AI हो? वो इसलिए कि जो aortic regurgitation होती है, it happens during diastole. diastolic phase में जो है वो regurgitation होती है। सिस्टली में तो हार्ट ने जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करके ब्लड को आगे ही पंप करना है, बट डायस्टली में वेल्व खुला ही रह गया है, इट्स इनफेक्टिवली क्लोजिंग या नॉट क्लोजिंग एट ऑल। तो जो ब्लड है वो लीक बैक करते हैं टू द वेंट्रिकल। तो जब आपने डायस्टली ऑगमेंट कर दी, तो डायस्टोलिक फेज में डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिए, तो ज़्यादा जो रिगर्जिटेंट वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा वापस आता। इसलिए यू नेवर यूज़ इट एओर्टिक इनसफिशिएंसी में, right? So that is one contraindication. एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो सेकेंड एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी वो है, वैसे ये एब्सोलूट नहीं है, दिस इज रादर रिलेटिव। दैट इज़ जब पेशेंट को जो है वो सॉरी AST और VST हो। और उसकी रीज़न है कि क्योंकि जो बेलून की डिफ्लेशन है वो सिस्टली से जस्ट पहले होती है और उससे वैक्यूम इफेक्ट होता है, तो आपका जो शंटिंग है इट इंक्रीजेस। तो बेसिकली वो वैक्यूम इफेक्ट की वजह से ये होता है कि यू हैव दिस हार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो वैक्यूम इफेक्ट से ब्लड आगे जाता है, तो जो RV है उससे भी वो वैक्यूम इफेक्ट से ब्लड, अगर इधर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो RV से LV की तरफ भी ब्लड सक इन हो जाएगा वैक्यूम इफेक्ट से। तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग जो है वो वर्सन हो जाएगी। इसी तरह अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड वैक्यूम इफेक्ट से जाएगा, और अगेन राइट टू लेफ्ट शंटिंग वर्सन होगी। सो दैट्स contraindication to using balloon pump. जो थर्ड contraindication है, इट इज़ एन एब्सोलूट contraindication, दैट इज़ aortic dissection. तो अगर इंटीमल टीयर आया हुआ है वेसल में, और इंटीमल टीयर की वजह से जो है वो फॉल्स ल्यूमेन बना हुआ है बिटवीन द इंटिमा एंड मीडिया, तो यू रिस्क वंस यू आर पुटिंग इन द वायर या पुटिंग इन द कैथेटर, तो वो वायर या कैथेटर इधर जाके फॉल्स ल्यूमेन में जा सकता है दैट, और जब आप उस बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो वो परफोरेट कर देगा, देयर विल बी अ हेल टू पे, इट विल रीक हैवक। सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो ये वो चीज़ें जो कि पेशेंट की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा आपकी जो है वो नॉर्मल किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कोआगुलोपैथी, यू कैन कंसिडर इट अ relative contraindication. Then peripheral arterial disease, जैसे एक इनहेरेंट पेरिफेरल आर्टियल डिजीज़ हो, या वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। उसमें यह है कि अगेन आप जो है यू आर अंडरटेकिंग अ वेरी हाई रिस्क प्रोसीजर, और आप जो है वो यू रिस्क के आप कोई भी आर्टीरियल इनसफिशिएंसी किसी भी ऑर्गन की क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द बेलून। तो
कैथेटर एंड बलून, तो लिहाजा इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन। और जो है वो पेशेंट की, जो अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो अगेन इंट्रायोटिक बलून पम्प की वजह से आपने एक इंट्रोड्यूस किया एक पोटेंशियल साइट ऑफ एंट्री जो कि पोटेंशियली इन्फेक्ट हो सकती है। तो वायलेट आपने स्किन को वायलेट किया, आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ को वायलेट किया, तो कैथेटर साइट से रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकती है। आई वुड से कि ये भी एक तरह से रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सो दैट्स इट अबाउट द इंट्रोडक्ट बलून पम्प।